हाय सर। हाय। कैसे हो सर? बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या हुआ आज? सर एक क्वेश्चन था मन में। मेरे मन में नहीं, काफी लोगों के मन में होता है मेरे एज के। जैसे आजकल काफी चल रहा है, अतुल जो एआई इंजीनियर था उसका भी हुआ है। तो आजकल एक डर सा बैठ गया है मन में कि शादी को लेके, कि शादी करें या ना करें, फिर सही लड़की का चुनाव कैसे करें। मतलब कि एक तो ये है कि जैसे डिस्कस करता हूँ दोस्तों के साथ, तो बोलते हैं कि भाई गांव की देख लो, क्योंकि शहर में आजकल लड़की का पता नहीं चल रहा है कि भाई कैसे आगे जाके परेशान होना पड़ जाए नहीं। तो उस पे मतलब कि आप कुछ बताइए। मतलब क्या क्वेश्चन कि गांव वाली लड़की थोड़ी, कि गांव किससे कर लूं तो ज्यादा बेटर है? हाँ, क्योंकि शहर की लड़की थोड़ी सी ज्यादा मे बी, जैसे अब देख रहे हैं तो सही से जिंदगी में आगे आगे प्रॉब्लम ना आए कुछ। तो गांव की लड़की इतनी वो नहीं होती ना, इतनी चालाक नहीं होती शायद, इसलिए कम बुद्धि की लड़की ढूंढ रहे हो मतलब तुम थोड़ी? हाँ, बोल सकते हो सर। वैसी जिसको तुम डोमिनेट कर सको। हाँ, जो बात मान ले थोड़ा। अच्छा, बात मान ले। तो सबसे पहले क्या आंसर दूंगी तुम्हारा कि तुम्हें गांव किसी करनी चाहिए या शहर किसी करनी चाहिए है? हाँ, यही है सर पहले तो। अच्छा, देखो यार, ये सोच शायद जिस उम्र में तुम हो सकता है बहुत लोग ही हो। और डर बैठ गया है, मैं मानता हूँ, सही बात है, डर बैठ गया। तो जो डर बैठने के बाद, एक तो डर बैठ गया, चलो ठीक है, अब तुम्हें शादी को लेके घबराहट हो रही है, बट उसकी वजह से फिर दोबारा फिर से गलत डिसीजन हो सकते हैं आप लोगों के। तो इससे मेरे हिसाब से इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि लड़की कहाँ की है, शहर की है, गांव की है, छोटे कस्बे की है। सो आपको क्या लगता है कि जो छोटे शहरों की लड़कियां हैं वो मतलब बिगड़ी भी नहीं हो सकती हैं? ऐसा लगता है क्या तुमको? नहीं सर, मुझे लग रहा है कि जैसे कि लड़की की सोच शादी के बाद की जिम्मेदारी, जैसे बच्चे और करियर परिवार को लेकर एक जैसी हो, मतलब कि वो चेंज होती है ना, कि शहरों की लड़की की सोच आती है बच्चों को लेके, परिवार को आगे बढ़ाना। तुम कहाँ पे हो? तुम यहाँ से अब जॉब जो कर रहे हो, तो यहाँ से तुम्हें गांव जाने का प्लान है तुम्हारा फिर से? नहीं, मैं तो। अच्छा, तुम यहीं रहोगे? अच्छा, जब देखो तुम यहाँ रहोगे तो पहली बात तो जो लड़की तुम छोटे शहर से लेके आने वाले हो वो आएगी तो शहर में, है ना? और तुम्हें एक चीज और बता दूं मैं, ये मेरी पर्सनल राय हो सकती है। दिल्ली एनसीआर जैसे शहर या बड़े मेट्रो शहर में एक वर्ग जो बाहर से दिल्ली में आता है उसके बिगड़ने की ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो फैमिली के साथ भी नहीं रहते हैं, मोस्टली पीजीज में रहते हैं। तो इसमें कोई ये कह ही नहीं सकते तुम कि तुम छोटे शहर से लड़की लेके आए हो और वो दिल्ली में आ जाए तो वो उसके बाद चांसेस बहुत कम है कि वो बिगड़े ना, क्योंकि इवन कभी कभी तो ये देखा गया है कि जिस बंदे ने बचपन से कुछ ऐसी चीज ना देखी और अचानक से उसे कुछ देखने को मिल जाए तो वो ज्यादा बिगड़ने के चांसेस हो जाते हैं उनके। तो ये भी होता है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि सबके साथ ऐसा होता होगा, बट ऐसा भी देखा गया है। तो गांव से ले आओ या शहर से ले आओ या किसी छोटे कस्बे से ले आओ, अगर तुम उसको दिल्ली में लेके आ रहे हो, और पहली बात तो वो दिल्ली में लेके आ रहे हो या नहीं लेके आ रहे हो, वो कहीं भी है, तो एक्सपोजर की बात है यार। आज उसके पास एक्सपोजर नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, थोड़ी बहुत जब तुम्हारे साथ रहेगी तुम भी तो थोड़ा बहुत एक्सपोजर दोगे उसको, दोगे या नहीं दोगे? ऐसे रखोगे उसको? नहीं, एक्सपोजर देने पड़ेगा सर। हाँ, तो जब एक्सपोजर दोगे तो उसकी भी नॉलेज बढ़ जाएगी और उसकी भी नॉलेज बढ़ जाएगी, तो वो भी वही काम कर सकती है जो शहर की लड़की काम कर सकती है। तो काम तो दोनों वही कर सकती हैं, तो चाहे शहर की ले लो या गांव की ले लो या छोटे शहर की ले लो। और गांव में तुम्हें क्या लग रहा है, कोर्ट कचहरी के मुकदमे नहीं होते? अभी जाके देखो छोटे शहरों में पूरी कचहरियां भरी पड़ी हैं इन मामलों से, वहां तो और मार पिटाई का भी रहता है मामला। तो फैमिली विवाद तो ये तो कुछ भी नहीं है यार। बहुत आई नो, मतलब बहुत लोगों को जानता हूँ जो गांव से छोटे शहरों से जिन्होंने शादी करी है, उनके भी मुकदमे चल रहे हैं तलाक के। ये तो आपको कचहरी में जाके पता लग जाएगा। आप चाहे जाके देखो किसी छोटे कस्बे की शहर की कचहरी में, वहां भी ये सब चल रहे हैं, यहाँ भी चल रहे हैं, वहां पे हर जगह। ये तो ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए कि तुम कहाँ से ले रहे हो, क्या ले रहे हो। दैट शुड नॉट बी द क्वेश्चन। तो सर फिर चुनाव कैसे करें सर? सही लड़की का जो संभाल ले, परिवार को भी देख ले और अब हमारे करियर में भी हेल्प करते हैं। ऐसा ना हो कि भाई आगे जाके हम कुछ सोच रहे हैं, वो कुछ सोच रही है। तो परिवार के लिए ला रहे हो शादी करके? नहीं, परिवार भी सिर्फ एक फैक्टर है। अच्छा, क्योंकि मेरे हिसाब से 3 ही फैक्टर होते हैं। एक तो वही अपना जो करियर होता है उसमें साथ, एक पेरेंट्स भी एक फैक्टर होता है कि भाई पेरेंट्स का भी थोड़ा सा वो है, और ये कि फिर आगे बच्चे होंगे तो फिर थोड़ा सा उनको भी।
देखो यार, सबसे पहली बात है चुनाव। चुनाव तो देखो, पहली बात तो शादी, पहली बात तो ये सोचना है कि तुम्हें शादी मतलब करनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, करनी जरूरी है मतलब तुम्हें शादी। नहीं सर, जैसे मैं बताऊं, मेरा तो अभी नहीं है, पर जैसे पेरेंट्स, मेरी एज 24 हो गई है, तो पेरेंट्स ऑफ कोर्स फोर्स कर रहे हैं कि चलो कमा भी रहे हो, तो सोसाइटी भी भाई क्या ये बोलेगी फिर कि अब शादी तो। चलो ये बात कर लेते हैं कि कैसी लड़की, क्या देखना चाहिए लड़की को हाँ। शादी करते हो। बाकी तो ठीक है, पेरेंट्स तो कहते ही हैं सबके। बाकी अगर शादी, मेरे हिसाब से तो अगर आपको शादी करनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की सुननी चाहिए, वो की खुद की। अगर आप शादी करने जा रहे हो तो आई एक्सपेक्ट कि यू आर एडल्ट। पेरेंट्स कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, पेरेंट्स की तो आप बहुत सारी बातें होती हैं जो नहीं मानते हो, तो वो चीज आप रहने दो पेरेंट्स, क्योंकि जो ज्यादातर जो लाइफ के अगले 40-50 साल है वो आपको ही गुजारने हैं उसके साथ, ठीक है ना। पेरेंट्स तो कहते ही रहते हैं, तो आपको अपनी देखनी है, यू आर एडल्ट, की मुझे मैरिज करनी है नहीं करनी है और किससे करनी है, तो ये ज्यादातर डिसीजन आपके होने चाहिए अपने, ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स भी मैंने बहुत बार देखे हैं, शादी वादी तो पेरेंट्स करा भी देते हैं, उसके काफी सालों आप कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो पेरेंट्स भी एक तरफ हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं, वो देखते हैं भाई अपना देखो आप। तो वो शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि पेरेंट्स के लिए शादी कर रहा हूँ मैं या उसके लिए शादी कर रहा हूँ। आप शादी अपने लिए कर रहे हो, पहली बात तो ये मान के चलो, आप किसी परिवार के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए नहीं, आप अपने लिए शादी कर रहे हो, ठीक है। और अपने लिए कर रहे हो तो आप ही उसके लिए उत्तरदायी हो, आप ही उसके लिए जिम्मेदार हो, ठीक है। तो शादी करते हुए सबसे पहले तो यार इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोच के कर रहे हो शादी, उससे बात क्या कर रहे हो। मैंने छोटे शहरों में देखा है कि इनफैक्ट शादी देखते हैं एक दूसरे को लड़की लड़कियां और एकदम से 2-3 महीने के अंदर अंदर सारा कुछ हो जाता है, खासतौर से अरेंज मैरिजेस में। तो लड़की के साथ भाई अगर आप एडल्ट हो तो बात करो, टाइम बिताओ, बात करो, एटलीस्ट फोन पे तो बिताओ कम से कम। और फोन पे भी वो वाहियात बातें नहीं, क्या खाया सोना बाबू, ये सब बातें नहीं भाई, जो तमीज की कुछ बातें हैं, किसी पॉइंट पे उसके विचार जानो, बात जानो, तो ढंग की बात करो उसके साथ, कुछ मुद्दे रखो, कुछ आप अपने थॉट रखो, देखो उसके कितने विचार। 6-7 महीने लगाओ, हो सके तो साल लगाओ, टाइम गुजारो। तो चांसेस तो देखो, फिर भी चांस, खराब होने के चांसेस तो तब भी बहुत हैं, बट फिर भी देयर मे बी सम थिंग कि कुछ ना कुछ आपको लगे कि इस बंदे के साथ ये मेरे प्रोफेशनल पर्सनल गोल्स में ये बंदा सहायक हो सकता है। सीधी सी बात है, आपको लग रहा है कि ये बंदा मेरे पर्सनल प्रोफेशनल गोल में मेरे साथ चलने के लिए समक्ष मतलब कर सकता है, चल सकता है, तो उसको आप लेके चलो अपने साथ। और नहीं मिल रहा कोई तो ना मिले, और जब तक कोई ना मिले तब तक करो भी मत शादी किसी कहने पे कि वो घर वाले दबाव डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, दादी बीमार हो गई है, माँ का ये है, भाई कोई कुछ नहीं है, ये आपका अपना निर्णय है, तो आप अपने लिए लो, ठीक है। तो आपको देखना है कैसे है, सबसे पहले विचारों का मिलना इज इम्पॉर्टेंट, थॉट प्रोसेस, और आपके गोल्स उसके गोल्स अगर मैच हो रहे हैं, और बहुत जल्दी से एकदम आप और अट्रैक्शन का भी एक पॉइंट होता है कि फिजिकली अगर आप देख लिया आपने बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, आधे तो इसी पे डिसीजन ले लेते हैं, तो वो इस पे डिसीजन ले लेते हैं, फिर रोते भी हैं उसके बाद। हाँ, एक अट्रैक्शन भी पॉइंट होना चाहिए, बट बाकी बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शादी इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप बिल्कुल उस एक गलत डिसीजन ले लो। सर एक ये भी है कि शायद पेरेंट्स इतना बात करने के लिए पहले वो ना करें कि चलो 1 साल दे देते हैं, बात कर लो, जान लो एक दूसरे को, तो इस पे कैसे मतलब मनाएं? यार जान लो का मतलब क्या है? जान लो का मतलब ये थोड़ी है अपने नॉर्म आप, हाँ ठीक है आप मिलो बात करो, और नहीं अलाउ कर रहे पेरेंट्स तो मत करो ऐसी लड़की से शादी। ऐसे पेरेंट्स मना कर दो उनको कि हमें नहीं करनी, जो अलाउ नहीं कर रहा तुमसे बात करने के लिए, यानी कि वो तो चालाकी खेल रहा है तुम्हारे साथ, वो इसलिए नहीं चाह रहा कि बात करो कि उसे खुद को डर है कि मेरी असलियत ना आ जाए सामने। आधे तो इसीलिए बात नहीं करने देते जिनको उनको लगता है कि रिश्ता टूट जाएगा ज्यादा बात करी तो। वो टूटता क्यों है, और टूट रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप बच गए। तोड़ दो ऐसे रिश्ते को, क्या फर्क पड़ रहा है यार। अच्छी एक लाइफ के 50 साल खराब करने से अच्छा है ना आप 1-2 साल 6 महीने ही बर्बाद हुए आपके, उसमें दिक्कत क्या है। तो सेंसिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी बुद्धि डेवलप हो जाए तो करो शादी, बस सिंपल है। आपकी अवेयरनेस हो, अगर आप अवेयर्ड हो और आप देख पा रहे हो अच्छे से, दुनियादारी को समझ पा रहे हो, तब जाके शादी। थोड़ी बेहोशी में शादी करोगे तो यही होगा, बेहोशी में होती है ना ज्यादातर। तो सर आजकल तो मैंने देखा है कि दहेज चक्कर में शादी कर लेते हैं कि दहेज तो चला ही आ रहा है पहले से, फैक्टर तो दहेज ही। तो शादी तो अभी तक तो भारतीय समाज में शादी है ही कमर्शियल, पूरी शादी तो कमर्शियल है, पूरा एकदम ट्रांजैक्शनल रिलेशन है, ये तो बिल्कुल बिजनेस जैसा है, बिजनेस जैसा ही है वो इतना अब बोलते भी नहीं है। छोटे शहर में तो देखा कि बहुत, जैसे किसी लड़के की देखने वाले आ रहे हैं तो बोलते हैं ना भाई असामी आ रही, मोटी असामी आ रही, कितने लाख का रिश्ता हुआ है ऐसा। उनका तो नाम ही असामी रखा होता है, जो पार्टी आती है असामी।
तो फिर उसमें कहीं ना कहीं लड़की वाला फैक्टर इतना मैटर नहीं करता शायद, वो बस पैसे देख के ठीक है ओके पैसा ही है यहाँ तो। बिल्कुल रिश्ते एकदम बिल्कुल वाहियात, इन पे तो बैन लगना चाहिए, इन पे तो सरकारों को बैन लगा देना चाहिए अरेंज मैरिजेस पे। तो ये तो बिल्कुल इलीगल काम है यार। आइडियल देखा जाए तो तुम्हारी ना मर्जी ना वास्ता, दो आदमी अपने प्रोफेशनल वो कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए मिल रहे हैं, एक दूसरे से मिला रहे हैं, और 50 आदमी इधर आ गए 50 आदमी इधर आ गए, क्या है। चलो सर वो तो एक सेक्टर अलग हो गया, पर एक आजकल ये है कि चलो आपने बताया कि अरेंज मैरिज, अब लव मैरिज भी नहीं टिक रही सर। हाँ मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि अरेंज मैरिज नहीं टिक रही तो लव मैरिज टिक, क्योंकि दोनों बेहोशी में डिसीजन ले रहे हैं ना। अरेंज मैरिज वाले भी बेहोशी में डिसीजन ले रहे हैं। हाँ उन्होंने बातें भी बहुत करी होती हैं, तो बातें क्या करी होती हैं, वो पूरी रात जाग के क्या बातें करी होती हैं, कौन सा उन्होंने किसी नॉलेज पे बात करी है, किसी टॉपिक पे बात करी है, कुछ अपने थॉट्स के ऊपर रखा है, तो अपने गोल्स के ऊपर डिसीजन बातें करी है। बातें तो वही करी है ना उन्होंने जो आपको पता है। सर थॉट्स वाला बताइए मतलब क्या। हाँ तो अपने गोल्स हैं, लाइफ है तुम्हारी, कुछ किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर विचार हैं, और अगर आपके अंदर इतना डेवलपमेंट नहीं है मानसिक, तो आप शादी करने के लायक भी नहीं। अगर आप यही नहीं सोच पा रहे हो कि मुझे किस मुद्दे पे बात करनी है, तो आप भाई अभी चुपचाप अपने घर अपना बैठो और कुछ और काम करो, शादी करो। तो फिर आपके अंदर मैच्योरिटी डेवलप हो जानी चाहिए, तभी आप शादी करो। आपके बहुत बहुत मुद्दे हैं यार, बहुत बातें हैं जिन पे आप बातें कर सकते हो, नॉलेज की मल्टीपल थिंग्स आर देयर। क्या है उनसे बातें करते हैं। ये शादी भी जो लव वाली शादी होती है, उनके भी क्या होते हैं, वो दो बेहोश आदमी मिलते हैं और बेहोशी में शादी कर लेते हैं, और 2 महीने बाद होश आता है। होश आने के बाद फिर समझ आता है कि ये कौन आदमी है, फिर अट्रैक्शन तो 0 हो जाता है। फिर एकदम से रियल कैरेक्टर निकल आता है, अरे ये तो बड़ी बदतमीज लड़की है, अरे ये तो बड़ा बदतमीज है। अरे बदतमीज पहले भी था भाई, वो तू बेहोश था, तूने अपने बेहोशी की इंजेक्शन ठुकवा रखा था अपने अंदर। जब तुझे उस टाइम तो बेहोश था, हार्मोन्स जोर मार रहे थे, तो बस हो गया। चलो सर शादी तो है ही है, फिर उसके बाद पेरेंट्स फिर चलो शादी कर ली ठीक है, मान के बाद जैसी भी हुई सही है गलत है, पर फिर फोर्स करते हैं बच्चों के लिए। फिर उसके बाद और भी फैक्टर आ जाते हैं, उस चीज से कैसे बचा जाए, मतलब वो तो फिर बच्चे तो पहली बात तो शादी, अगर आप बेहोश नहीं हो तो शादी करो, अपना बेहोशी उतर चुकी है तो शादी करो, सोच समझ के शादी करो, दिमाग ब्रॉड हो चुका है, और जरूरत फील हो रही हो शादी को तो ही करो, और नहीं फील हो रही तो मत करो। और फिर सेम बात बच्चों पे अप्लाई करती है। बच्चा तो एक बहुत प्रोजेक्ट है पूरा यार, 20 साल का प्रोजेक्ट। हाँ ऑब्वियसली बच्चा तो एक 20 साल का प्रोजेक्ट है। बच्चा पैदा करना तो बहुत बड़ी बात है यार। बच्चे को तो ऐसी पागलों की तरह पैदा कर रखे हैं लोगों ने। देखता हूँ मैं, आता हूँ जो गाड़ी से सड़क पे नीचे खड़े हुए भीख मांग रहे होते हैं। हर आदमी को तो यहाँ अधिकार है बच्चा पैदा करने का। मेरे हिसाब से तो अधिकार ही नहीं होना चाहिए पहली बात। जब तक आपके पास एक मेंटल फिजिकल या एक संरक्षण प्राप्त आप नहीं करा सकते हो किसी बच्चे को, तो यू शुड नॉट हैव ए राइट टू। वैसी धरती पे इतना बोझ हो रहा है ऑलरेडी, तो बच्चा भी पैदा कर लो, फिर उसके बाद बच्चों के आप जैसे आप बेहोश थे पहले से, बच्चा भी बेहोश पैदा करोगे, बच्चे का भी क्या डेवलपमेंट करोगे आप? तो वो तो ऊपर वाले के दिन आपस में सर फोड़ोगे अपने, तो बच्चे का भी ऊपर वाले ही देन है। तो ऊपर वाले की देन है तो फिर ठीक है, फिर तो वो जो तुम्हारा वो खोपड़ा फोड़ोगे एक दूसरे का, वो भी ऊपर वाले की सब ऊपर वाले की देन है। सुना है मैंने, तो वो बोलते हैं हाँ तो वो तो सब ऊपर वाले की देन है। फिर तो छोड़ दो, फिर तो सभी ऊपर वाले की देन है। फिर तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? फिर तो जो तुम्हारे साथ ये बजेगा सर पे लठ, वो भी तुम्हारा ऊपर वाले की देन होगा। फिर उसको छोड़ो भाई, सिंपल सी बात है। बच्चा करना नहीं करना ये सब सोच समझ के, बेहोशी से पागलपने से बाहर आके, अगर आपको लग रहा है बच्चे की जरूरत है तो बच्चा कर लो, और नहीं जरूरत हो रहा है तो नहीं करो। नहीं सर, एक तो चलो तो हमारा हो गया, एक पेरेंट्स भी बोलते हैं सर। पेरेंट्स का क्या रहता है सर? पेरेंट्स पे तो नेचर के लॉ लागू होते हैं। वो तो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है सर? कैटलिस्ट क्या होता है? नहीं सर। जैसे प्रकृति में क्या होता है कि प्रकृति का मेन उद्देश्य क्या है? प्रजनन, और बच्चों को पैदा करना, और नई जनरेशन के लिए पुराने लोगों को मारना। ये वो तो समझ में आता है, पर ये कैटलिस्ट ये है कि प्रकृति में जब जैसे कुछ लोग 40-45 या बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं, तो प्रकृति के एक तरीके से यूजलेस हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे तो पैदा कर नहीं पा रहे हैं। तो प्रकृति ने उन्हें फिर नया टास्क दे दिया होता है कि यू शुड एक्ट लाइक ए कैटलिस्ट, यानी कि तुम बच्चे पैदा करने में सहायक बन जाओ। तो वो क्या करते हैं? प्रकृति का काम कर रहे होते हैं कि प्रकृति चाहती है ना कि मेरी फर्टिलिटी, मेरी जनरेशन आगे बढ़ती रहे, तो नहीं तो वो यूजलेस हो जाएंगे प्रकृति के हिसाब से। प्रकृति तो अगर आप कोई भी यूजलेस चीज हो जाती है, प्रकृति उसे नष्ट कर देती है।
तो यानी कि प्रकृति में अगर आप यूजलेस हो तो प्रकृति कहती है कि चलो टाटा बाय बाय, आप निकलो यहाँ से। तो बुड्ढों को भी प्रकृति ने उनके मन में ऐसी चीज डाल दी जाती है कि वो भी इसमें इन्वॉल्व रहें, उनको भी एक काम दे दिया जाता है कि चलो तुम खुद तो पैदा कर नहीं सकते हो, तो नाउ यू शुड एक्ट एज ए कि आप सहायक बनो, तो उनके थ्रू कराती है। कैटलिस्ट समझ आ गया? पर काफी सही थॉट है। तो बुढ़े कैटलिस्ट हैं, इनकी सुनते रहोगे तो बस ठीक है, वो तो अपना कर रहे हैं काम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया था कि प्राकृतिक जो है, मतलब जो घर परिवार से जुड़ा हुआ है या जो बच्चे पैदा कर रहा है या फिर अपना परिवार चला रहा है, प्राकृतिक उसको ज़्यादा जीवन देती है, और जो कुछ नहीं है, घर बैठा हुआ है या फिर ठाली है बिल्कुल एक तरीके से, तो उसको जल्दी बुला लेती है प्राकृतिक अपने पास। इसमें क्या है मतलब? ऐसा पता नहीं, मैं थोड़ा इसको अलग तरीके से बोल रहा था, तुमने थोड़ा अलग ले लिया। हाँ, प्रकृति में देखो, प्रकृति का तो जो सबसे मेन काम है वो यही है, बच्चे पैदा करना। तो आई थिंक उसके लिए तो फेवरेट आदमी वही होगा जो जितनी जल्दी जल्दी बच्चे पैदा कर रहा है और नई जनरेशन की, अगली जनरेशन के लिए छोड़ के जा रहा है, मर रहा है। और अगर वो उसी में इन्वॉल्व है बच्चे पैदा करने में, तो हो सकता है कि उसको और चांस दे दे, थोड़ा उसकी आयु बढ़ाने के चांसेस हैं कि अगर जिन बुढ़ापे तक भी अगर आपके अंदर फर्टिलिटी है तो मे बी नेचर में गिव यू सम मोर टाइम टू लिव, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये पॉसिबल है कि नेचर को शायद अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं तो वो, बट हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मतलब फिर तो यही हो गया कि अगर आप में ये है तो फिर आप बच्चे ही पैदा करते रहो। देखो सिंपल सी बात है, प्रकृति चाहती जरूर ऐसा है, बट प्रकृति के इंसानी चेतना का विकास क्यों हुआ? इसीलिए हुआ ना कि कुछ और भी चाहती है प्रकृति। अगर बिल्कुल ही तुम्हें जानवरों की तरह रखना चाहती तो फिर ये चेतना क्यों डेवलप करती तुम्हारे अंदर? चेतना का डेवलपमेंट करने का के पीछे रीजन ये है कि तुम मुझे जानो और मुझसे मुक्त होके कर्म करो, ठीक है ना? तो मुझे जान के, मुझसे मुक्त होके तब काम करो, तो वो ये चाहती है, वो उसका अल्टीमेट गोल है। हाँ, निचले तल पे तो प्रकृति ठीक है, हैप्पी है अगर तुम उसकी तरीके से काम कर रहे हो और बच्चे पैदा कर रहे हो और जल्दी आ रहे हो, जल्दी मर रहे हो, ये काम में लगे हुए, तो प्रकृति डू नॉट बॉदर, वो कहती है ठीक है मरो। बट जो मेन प्रकृति ने एक और चीज़ पैदा करी थी जिसको चेतना बोलते हैं, तो वो चेतना इम्पॉर्टेंट है जगाना। तो हाँ, हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई अगर सेक्सुअली एक्टिव रहे बुढ़ापे तक, तो हो सकता है वो ज़्यादा जिए, दैट मे बी पॉसिबल। थैंक यू फॉर योर थॉट सर। शायद लोग देखें और थोड़ा समझे इस चीज को। ठीक है, देखिए हम तो, मेरा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि आपको रियलिटी बताना, क्योंकि मैं इधर उधर की बात तो नहीं, बट जो मुझे रियलिटी नजर आती है मैं वही बताता हूँ। बाकी आपको उसको सोच के समझ के अपने हिसाब से उसको देखना है, बाकी आपके ऊपर है। मैं किसी के ऊपर अपने विचार थोप नहीं रहा हूँ, मेरे अपनी पर्सनल राय है। बिल्कुल सर, चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू।